आदाब। लखनऊ डायरी में आज मैं आपके रूबरू बादशाह वाजिद अली शाह के सिलसिले की छठी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। अंग्रेज़ों ने अवध में इंतशार फैलाने के लिए रेजिडेंसी में एक अलग दरबार कायम कर लिया था, जिसमें हुकूमत अवध के फैसलों के खिलाफ फैसले लिए जाते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने अवध के सरहदी इलाकों में ऐसी लाकानूनियत फैला दी थी कि जिसकी वजह से हुकूमत अवध को इक़्तिसादी नुकसान का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बहुत से मुकामी राजा और जमींदार जो कि अवध के सरहदी इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, हुकूमत अवध की वाजिबी रकम दबा लेते थे। और जब हुकूमत का दबाव बनाया जाता तो ये लोग अंग्रेज़ों के ज़ेर इक़्तिदार सरहदी इलाकों में चले जाते थे। कुछ राजाओं और ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों से उनके इलाके में गाँव के गाँव खरीद लिए थे, जो कि उनकी पनाहगाह थे। ऐसे हालात से निपटने के लिए सुल्तानपुर के गवर्नर आगा अली खान और मुकामी राजाओं से मार्का आराइयाँ भी खूब हुई थी, जिनका जिक्र एक अलग किस्म में किया जाएगा। अवध में फैल रही बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम वज़ीर अमीरुद्दौला पर लगाकर अंग्रेज़ों ने उन्हें वजारत के ओहदे से हटवा दिया और उनकी जगह अली नकी खान को वज़ीर का मनसब मिला। अली नकी खान निहायत ही चालाक इंसान थे। वज़ीर की पोस्ट मिलने के बाद अली नकी खान ने बड़ी चालाकी के साथ रेजिडेंट से ताल्लुकात बढ़ाए और फिर अंग्रेज़ों से मिलकर उनकी मर्जी के मुताबिक बादशाह के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। बादशाह का एतमाद हासिल करने और उन पर अपनी वफादारी को साबित करते हुए अली नकी खान ने अपनी बेटी रौनक आरा की शादी बादशाह से करा दी, जिसके नतीजे में अली नकी खान का असर दरबार शाही में बहुत बढ़ गया था। दूसरी तरफ पंजाब में सिखों को शिकस्त देने के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता जाते हुए कानपुर में रुके तो नवाब वाजिद अली शाह गवर्नर से मिलने कानपुर पहुंचे। गवर्नर से मुलाकात के दौरान बादशाह ने उनसे लखनऊ चलने की दरख्वास्त की तो गवर्नर जनरल लखनऊ चलने के लिए तैयार हो गए। लखनऊ में गवर्नर जनरल का इस्तकबाल रेजिडेंट कर्नल रिचमंड ने किया। पहली मुलाकात में ही रिचमंड ने गवर्नर जनरल से अवध के हालात खूब नमक मिर्च लगाकर बयान किए। गवर्नर जनरल ने बादशाह से मुलाकात के दौरान उनसे कहा कि कंपनी सरकार अपनी दोस्ती और वफादारी को बखूबी निभाती रहेगी। साथ ही धमकी भरे लहजे में ये भी कहा, अगर आपने अवध के बिगड़ते हुए हालात को 2 साल के अंदर काबू में नहीं किया तो अंग्रेजी फौज अवध का इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी। और इसके बाद गवर्नर जनरल कलकत्ता चले गए। 23 नवंबर 1847 में गवर्नर जनरल ने कलकत्ता से खत बादशाह को भेजा, जिसमें अवध के बिगड़ते हुए हालात का इल्ज़ाम बादशाह पर लगाकर कहा गया था कि कंपनी के मशवरे पर अमल दरामद न करके आपने हालात को और बिगाड़ दिया है। जबकि हकीकत तो ये थी कि कंपनी ने हुकूमती निज़ाम को दुरुस्त करने और इंतशार को दूर करने की कोई भी मशवरा हुकूमत अवध को नहीं दिया था। जबकि बादशाह इंतशार को दूर करने के लिए कोई कदम उठाते तो रेजिडेंट की तरफ से रखनाअंदाजी शुरू कर दी जाती थी, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते ही चले गए। बादशाह वाजिद अली शाह ने वज़ीर अली नकी खान के साथ बैठकर अवध के हालात पर काबू पाने का मंसूबा बनाया, जिसमें उन्होंने कदीम नवाबी तर्ज हुकूमत के बजाय अंग्रेज़ी निज़ाम को अपनाने का फैसला किया और अपने बनाए हुए मंसूबे को मंजूरी के लिए रेजिडेंट कर्नल रेजिमेंट की मार्फत गवर्नर जनरल को भिजवाया। इस खत के पहुंचने से पहले ही गवर्नर जनरल ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देकर लंदन चले गए और उनकी जगह लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला। बादशाह वाजिद अली शाह का मंसूबा जब डलहौजी के सामने रखा गया तो उसने बगैर देखे इस मंसूबे को खारिज कर दिया, क्योंकि डलहौजी का मिशन ये था कि बचे हुए हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हड़प लिया जाए। डलहौजी चाहता था कि दिल्ली से बादशाह जफर को और अवध से वाजिद अली शाह को जल्द से जल्द बेदखल करके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया जाए। डलहौजी के आते ही अवध का रेजिडेंट भी तब्दील हो गया। पुराने रेजिडेंट की जगह हेनरी सैलमन को रेजिडेंट बनाया गया। सैलमन ने आते ही डलहौजी के मंसूबे के तहत अवध की हुकूमत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। नवंबर 1849 से फरवरी 1850 यानी 3.5 माह में सैलमन ने सल्तनत अवध का एक हंगामी दौरा किया और एक रिपोर्ट ब्लू बुक ऑफ अवध के नाम से तैयार करके गवर्नर जनरल के पास भेज दी, जिसमें हुकूमती निज़ाम की कमज़ोरियाँ, ज़मींदारों की सरकशी और उनके अवाम पर मजालिम की झूठी कहानियाँ, अवाम के बादशाह के खिलाफ अंग्रेज़ों से शिकायत की फर्जी दास्तानें तफसील से बयान की गई थी। ये सब इसलिए किया गया था कि बादशाह को निकम्मा साबित करके अवध पर जल्द से जल्द कब्जा कर लिया जाए।
اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اس سلسلے کی اگلی قسط جلد ہی پیش کی جائے گی. برائے مہربانی میرے چینل لکھنؤ ڈائری کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اگلی قسط آنے تک اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.